हाँ तो नमस्ते जी, मेरा नाम है आयुष और आप लोग देख रहे हैं विद्या दिशा 2.0। तो कैसे हैं आप सभी लोग? हमें यकीन है कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। और आज मैं क्लास लेकर आ चुका हूँ फिजिक्स का चैप्टर 1 का। तो आप लोग इस क्लास को शेयर कर दीजिए बहुत ही जल्दी में। और इस क्लास को शुरू करते हैं। और इस क्लास को शेयर करके आप लोग लाइक कर लीजिए और नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज हम लोग जानने वाले हैं फिजिक्स चैप्टर 1 का महत्वपूर्ण VBI 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। कितने जानने वाले हैं? तो 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जानेंगे। तो जल्दी से आप लोग जुड़ जाइए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। जल्दी से जुड़ करके शेयर कर दीजिए। क्या आप लोग शेयर कर दिए? तो बिना समय को गवाए हुए हम लोग शुरू करते हैं आज का क्लास को। तो आप लोग लास्ट तक देखिएगा। अगर अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि हाँ आज का क्लास अच्छा लगा। तो आप लोग सबसे पहले कमेंट करने से पहले आप लोग चालू करने के लिए कुछ इशारा कर दीजिए कि हाँ चालू कीजिए इस क्लास को। तो आप लोग आंसर अपने कॉपी में लिख सकते हैं, एक का ABCD ऐसे करके। और लास्ट में आप लोग जरूर बताइएगा कि आप लोगों का कितना सही आंसर हुआ। चलिए शुरू करते हैं। तो आज का सबसे पहला प्रश्न है कि विद्युत आवेश का ऐसा मात्रा क्या होता है? तो विद्युत आवेश का ऐसा मात्रा होता है कूलाम। क्या होता है? कूलाम। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आवेश का विमीय सूत्र क्या होता है? आवेश का विमीय सूत्र होता है AT या तो फिर IT। दो हो सकता है तो पहला ऑप्शन ए हो जाएगा AT। कहीं कहीं पे आप लोग को देखने को मिलेगा IT। क्या मिलेगा? IT। चलिए अगला प्रश्न को चलते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है एक कूलाम आवेश कितने स्टेट कूलाम के बराबर होता है? एक कूलाम बराबर कितने स्टेट कूलाम होता है? तो एक कूलाम आवेश बराबर होता है 3 × 10⁻9 स्टेट कूलाम। 3 × 10⁻9 स्टेट कूलाम। तो आप लोग इस प्रश्न को याद रखिएगा और आंसर को भी याद रखिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए अगला प्रश्न को चलते हैं। अगला प्रश्न है एक स्थिर कूलाम यानी एक स्टेट कूलाम बराबर कितना कूलाम होता है? एक स्टेट कूलाम बराबर कितना कूलाम होता है? तो एक कूलाम बराबर एक स्टेट कूलाम बराबर होता है 3 × 10⁻9। तो एक स्टेट कूलाम बराबर कितना कूलाम होगा? तो देखते हैं 3.3 × 10⁻−10 स्टेट कूलाम। 3.3 × 10⁻−10 पावर स्टेट कूलाम होता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है एक कूलाम आवेश में कितने ESU के बराबर होता है? कितने ESU के बराबर होता है? तो 3 × 10⁻9। 3 × 10⁻9 ESU के बराबर होता है। चलिए अगला प्रश्न को चलते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान क्या होता है? वस्तु को आवेशित किया जाता है तो कभी बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, दोनों हो सकता है। चलिए अगला प्रश्न को चलते हैं। अगला प्रश्न है इलेक्ट्रॉन पर आवेश का परिणाम कितना होता है? एक इलेक्ट्रॉन बराबर होता है 1.6 × 10⁻19 कूलाम। 1.6 × 10⁻−19 कूलाम होता है। चलिए अगला प्रश्न को चलते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश कितने होता है? तो 1.8 × 10 कितना होता है? 11 कूलाम प्रति केजी। 1.8 × 10 कूलाम केजी। चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया 8 कूलाम ऋण आवेश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होगा? यानी Q बराबर, सूत्र पर बैठाइए, Q बराबर Ne। यानी Q का मान दिया गया है 8, N का मान दिया गया है और इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी यानी E बराबर क्या होगी? इसका सही आंसर क्या होगा? तो क्या होगा? 5 × 10⁻19। 5 × 10⁻19 गुलाम। 5 × 10⁻19 गुलाम होगा। आप लोग बना लीजिएगा। इसका सूत्र होता है Q बराबर Ne। इस सूत्र पर आप लोग बनाइएगा तो आंसर आएगा 5 × 10⁻19 गुलाम। चलिए अगला प्रश्न है कि सूत्र होता है Q बराबर Ne। तो N का मान कितना हो सकता है? तो N का मान कितना नहीं हो सकता? तो पॉइंट में और बट्टा में कभी नहीं होता है। पॉइंट में और बट्टा में कभी नहीं होता, तो इसका सही आंसर हो जाएगा C। चला अगला प्रश्न पूछा गया है
कि एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या कितनी होती है। एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, तो 1.6 गुने 10 के पावर 19 और 1.6.5 गुने 6.25 गुने 10 के पावर 18, 6.25 गुने 10 के पावर 18 कूलाम होता है। चलिए अगला प्रश्न को पूछा गया है, निम्नलिखित में किस आवेश का अस्तित्व संभव नहीं है, तो किसका संभव मान नहीं है, तो शायद होगा 2.4 गुने 10 के पावर 19 कूलाम। तो आप लोग इस मान पर बैठिएगा Q बराबर N, यानी N का मान बैठाइएगा 1 और E का मान बैठाइएगा, तो आंसर निकल कर आएगा 2.4 गुने 10 के पावर -19 कूलाम। चलिए अगला प्रश्न को चलते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है, विद्युत आवेश का क्वांटी का मात्रक क्या होता है, क्वांटम का मात्रक क्या होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 4.78 गुने 10 के पावर -19 कूलम। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है, दो स्थिर आवेश के बीच लगने वाला नियंत्रित करने वाला नियम क्या कहलाता है। दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाला नियंत्रित करने वाला नियम क्या कहलाता है, तो क्या कहलाता है, कूलॉम नियम। क्या कहलाता है, कूलॉम का नियम। अगला प्रश्न, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है, ये होता है कितना होता है, तो 9 गुने 10 के पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलॉम स्क्वायर। क्या होता है, तो 9 गुने 10 के पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलॉम स्क्वायर होता है। चलिए अगला प्रश्न को चलते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया, मुक्त आकाश की विद्युतशीलता यानी एप्सिलॉन नॉट का मात्रक क्या होता है। एप्सिलॉन नॉट का मात्रक होता है, क्या होता है जी, तो दोनों होता है फैराडे कूलॉम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, कूलॉम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर भी होता है और फ्राइडे प्रति मीटर भी होता है। चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है, एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है। एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है, तो चलिए बताइए। एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 9 गुने 10 के पावर 8.85 गुने 4 गुने 10 के पावर 12 -12 फ्राइडे प्रति मीटर। चलिए अगला प्रश्न को चलते हैं। अगला प्रश्न है, किसी माध्यम की अपेक्षा परावैद्युत कितने बराबर किसके बराबर होता है। परावैद्युत जो है किसके बराबर होता है, तो E बटा एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। परावैद्युतांक किसको कहते हैं, तो E बटा एप्सिलॉन नॉट को क्या कहते हैं, परावैद्युतांक कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न को चलते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया कि पानी का परावैद्युत स्थिरांक कितना होता है, तो ये होता है 80। कितना होता है, 80। चलिए अगला प्रश्न है, हवा के लिए अपेक्षित परावैद्युतांक यानी एप्सिलॉन आर का मान कितना होगा। हवा के लिए पूछ रहा है, तो हवा के लिए हो जाएगा 1। हवा के लिए कितना होगा, 1 और पानी के लिए हो जाएगा 80, तो याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, कूलॉम का नियम सदिश रूप में क्या होगा, यानी कूलॉम का नियम क्या कहता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। यही कह रहा है कि सदिश रूप क्या होगा, तो सदिश रूप में हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बटा R क्यू इन कैप R। क्या हो जाएगा, कैप R। और यहाँ पर ये हो जाएगा, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बटा R स्क्वायर इंटू कैप R यहाँ पे हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी, दोनों आंसर सही है। कूलॉम बल किस प्रकार का बल है, कूलॉम बल जो है किस प्रकार का बल है, तो ये है वैद्युत बल और केंद्रीय बल दोनों है। वैद्युत बल और केंद्रीय बल दोनों है। कह रहा कि दो आवेशों के बीच वायु के स्थान पर परावैद्युतांक माध्यम रखने पर उसके बीच का बल क्या होगा। तो कह रहा कि दो आवेश के बीच वायु रखते हैं, क्या रखते हैं, वायु के रखते हैं, तो क्या होगा, तो हो जाएगा प्रतिविधोनता घटेगा। क्या होगा, घटेगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, दो विद्युत क्षेत्र रेखा एक दूसरे को किस कोना पर काटती है। दो विद्युत जो है किस कोना पर काटती है, तो ये रेखा जो है नहीं काटती। क्या होती है, नहीं काटती है। अगला प्रश्न है, विद्युत क्षेत्र रेखाओं में हमें किसकी जानकारी प्राप्त होती है। विद्युत क्षेत्र किसके बारे में पढ़ते हैं, तो विद्युत क्षेत्र में यानी तीव्रता के बारे में पढ़ते हैं, आवेश के बारे में पढ़ते हैं या दिशा के बारे में, तो पढ़ते हैं सभी के बारे में। चलिए अगला प्रश्न है 26 में,
प्रति एकांक आवेश पर लगने वाला बल को क्या कहते हैं? प्रति एकांक आवेश पर लगने वाला बल को विद्युत विद्युत क्या कहते हैं कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। प्रति एकांक आवेश पर लगने वाला बल को प्रति एकांक आवेश पर लगने वाला बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि विद्युत विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी एप्सिलॉन नोट के लिए क्या संबंध सही है? तो E बराबर F बटा क्यू या फिर क्या हो? चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। विद्युत क्षेत्र किसी आवेशित कण पर लगने वाला बल किसका होता है? लगने वाला बल यानी एफ नोट कितने होता है? ये होता है एफ का मान कितना होगा जी? तो क्यू बराबर ई क्यू ई क्या हो जाएगा? क्यू ई। अगला प्रश्न है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एसआई मात्रक क्या होता है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एसआई मात्रक वोल्ट मीटर प्रति मीटर भी होता है, वोल्ट प्रति मीटर भी होता है और न्यूटन प्रति कूलम भी होता है। वोल्ट प्रति मीटर भी होता है और न्यूटन प्रति कूलम भी होता है। चलिए अगला प्रश्न को चलता है। अगला प्रश्न पूछा गया है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का विमीय सूत्र क्या होता है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का विमीय सूत्र होता है एम एल टी थ्री के पावर -3 a के पावर -1 होता है। चलिए अगला प्रश्न को चलते हैं। अगला प्रश्न है बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी ई दूरी r के लिए बीच का संबंध क्या है? तो ई यानी विद्युत आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र क्या होता है? तो आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ई समानुपाती समानुपाती 1/r², यानी कह सकते हैं जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब चलिए अगला प्रश्न है कि दो इलेक्ट्रॉनों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल तथा स्थिर विद्युत बल का अनुपात लगभग कितना होता है? चलिए अगला प्रश्न इसका सही आंसर 10 के पावर -43 होता है। चलिए अगला प्रश्न को चलता है। अगला प्रश्न पूछा गया है कि यदि किसी बंद गोले की त्रिज्या 2 गुनी कर दिया जाए तो आवेश का मान आधा कर दिया जाए तो विद्युत फ्लक्स का क्या होगा? ये हो जाएगा बटा 2 एप्सिलॉन नोट क्यू बटा 2 एप्सिलॉन नोट। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया आवेश का घनत्व यानी सिग्मा बराबर क्या होगा? कुल आवेश बटा कुल क्षेत्रफल होगा या कुल क्षेत्रफल बटा कुल आयतन होगा, कुल आवेश की लंबाई होगा या कुल क्षेत्रफल बटा आवेश होगा। यानी पृष्ठ का घनत्व पूछ रहा है तो घनत्व बराबर क्या हो जाएगा जी? तो आवेश बटा क्षेत्रफल। अगला प्रश्न है कि द्विध्रुव पर लगने वाला बल अघूर्ण कितना होता है? तो एफ गुण पी गुने ई को कह सकते हैं क्या बोलते हैं रो गुने ई क्या हो जाएगा? रो गुने ई। अगला प्रश्न है आवेश के पृष्ठ घनत्व का मात्रक क्या होता है? पृष्ठ घनत्व का मात्रक क्या होता है? इसका सूत्र से आप लोग मात्रक निकाल सकते हैं तो कूलम बटा मीटर स्क्वायर होता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलता है। 37 नंबर प्रश्न में विद्युत द्विध्रुव अघूर्ण यानी रोह का सूत्र क्या होता है? तो P रोह बराबर क्या होता है? 2L होता है। क्या होता है? 2L होता है। Q इंटू 2L आवेश गुने लंबाई कितना लंबाई होता है? तो 2 होता। अगला प्रश्न पूछा गया है स्थिर समन्वयस्थान के लिए रो तथा ई के बीच का संबंध कितना होना चाहिए? दोनों का संबंध कितना होता है? तो 0 होता है। कितना होता है? 0 होता है। अगला प्रश्न अस्थिर समन्वयस्थान के लिए कोण कितना होता है? ये भी होता है अस्थिर के लिए भी 180 होता है। कितना होता है? 180 होता है और स्थिर के लिए 0 होता है और अस्थिर के लिए होता है 180 डिग्री। चलिए अगला प्रश्न को चलते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है 40 नंबर में कि विद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? निरक्षीय पूछ रहा है तो जल्दी से बताइए। निरक्षीय में होता है अक्षीय में शायद होता है 1/0 और निरक्षीय में होता है 1/4 एप्सिलॉन नोट इंटू पी बटा आर क्यू, यानी पी को कह सकते हैं रो बटा आर क्यू। चलिए अगला प्रश्न को चलते हैं। पहले ये बताइए कि आप लोगों का
40 में कितना आंसर सही हुआ? 40 में आप लोगों का कितना आंसर सही हुआ? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए 40 में कितना आपको आंसर सही हुआ। चलिए अगला प्रश्न को चलता है। अगला प्रश्न है विद्युत द्विध्रुव के कारण तीव्रता किस प्रकार निर्भर करता है? और पर किस प्रकार निर्भर करता है? तो E बराबर 1/r स्क्वायर, यही ना होता है जी, सॉरी 1/r क्यू। द्विध्रुव के कारण क्षेत्र तीव्रता की दूरी किस पर निर्भर करता है? तो E समानुपाती 1/r क्यू पर। चलिए अगला प्रश्न है विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है? विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक होता है वोल्ट मीटर न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम, ये भी होता। चलिए ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है किसी बंद गोलीय पृष्ठ के अंदर प्लस क्यू आवेश रखा जाए तो कुल विद्युत फ्लक्स कितना होगा? तो कुल विद्युत फ्लक्स होगा बराबर एप्सिलॉन नोट, क्यू बटा एप्सिलॉन नोट। चलिए अगला प्रश्न है किसी आवेशित खोखले गोलाकार चालक के भीतर विद्युत तीव्रता का मान क्या होता है? तो शून्य होता है। कितना होता है? शून्य होता है, यानी 0 होता है। अगला प्रश्न पूछा गया है कि वायु में स्थिर एकांक धन आवेश से निकलने वाला कुल विद्युत फ्लक्स कितना होता है? तो एप्सिलॉन नोट प्रति एप्सिलॉन नोट। अगला प्रश्न है एक बंद पृष्ठ के अंदर n विद्युत ध्रुव स्थिर है। क्या है? विद्युत ध्रुव स्थित है तो पृष्ठ के निर्गत कुल विद्युत फ्लक्स क्या होगा? निर्गत पूछ रहा है, ये हो जाएगा शून्य। क्या हो जाएगा? शून्य। अगला प्रश्न है आवेशित चालक की सतह के किस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो ये हो जाएगा आंसर सतह के लंबवत होती है। सतह के क्या होती है? लंबवत होती है। चलिए अगला प्रश्न को चलते हैं। अनंत लंबाई वाले आवेशित बेलनाकार चालक के कारण तीव्रता का मान क्या होता है? यानी ई का मान क्या होता है? लंबवत बोल रहा है, लंबाई बेलनाकार बोल रहा है तो बेलनाकार का हो जाएगा लेमडा बटा 2 पाई एप्सिलॉन नोट आर, लेमडा बटा 2 पाई आर एप्सिलॉन नोट। चलिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न विद्युत फ्लक्स का बीमीय सूत्र क्या होता है? तो विद्युत फ्लक्स का बीमीय सूत्र होता है ml3 t-3 a के पावर माइनस 1। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है कि स्थिर द्विध्रुव के अक्ष पर तीव्रता की दिशा द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा के किस ओर होती है? तो अनुदिश होती है या विपरीत होती है? क्योंकि अनुदिश एवं समांतर होती है, अनुदिश एवं समांतर होती है। अगला प्रश्न है स्थिर विद्युत बल को केंद्रीय बल कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? तो क्योंकि यह आवेश के केंद्र को मिलने वाला रेखा के अनुदिश कार्य करता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। 52 नंबर कि दो आवेशों के बीच की दूरी 2 गुनी कर दी जाए तो विद्युत बल का बीच का बल क्या होगा? अगर 2 गुना आवेश 2 गुना कर दिया जाए तो 1/4 हो जाएगा, 1/4 भाग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1/4 हो जाएगा। अगला प्रश्न है 1 मीटर की दूरी पर स्थित एक कूलम दो समान आवेशों के बीच लगने वाला बल क्या होगा? लगने वाला बल जो होगा 9 गुने 10 के पावर 9 न्यूटन होगा। अगला प्रश्न है कि विद्युत क्षेत्र में प्रोटॉन पर लगने वाला बल की दिशा क्या होगी? प्रोटॉन पर लगने वाला दिशा जो है क्षेत्र की दिशा की ओर होगी। विद्युत की दिशा क्षेत्र की दिशा में होगी, विद्युत क्षेत्र की दिशा में होगी। अगला प्रश्न है कि विद्युत क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल की दिशा क्या होगी? ये तो हो क्षेत्र के विपरीत होगी। और इलेक्ट्रॉन बोल रहा है तो विपरीत होगा, और अगर प्रोटॉन बोल रहा है तो दिशा की ओर होगा, और इलेक्ट्रॉन बोलेगा तो उल्टा होगा। ये अगला प्रश्न है कि कौन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक नहीं है? कौन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक नहीं है? तो जूल प्रति कूलम जो है ये नहीं है। तरह की किसी विपेक्षित कर सकता है,
विद्युत क्षेत्र में निम्नलिखित में से किसे विक्षेपित कर सकता है? तो वो कर सकता है अल्फा कण को। किसको? अल्फा कण को। अगला प्रश्न है आवेश में रेखीय घनत्व यानी लेमडा का मात्रक क्या होता है? रेखीय घनत्व यानी रेखीय घनत्व करा तो हो जाएगा समांतर। रेखीय करा तो समांतर होगा यानी कूलम मीटर होगा, कूलम प्रति मीटर होगा। अगला प्रश्न है कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा होती है किसकी ओर होती है? नेगेटिव टू पॉजिटिव होता है, नेगेटिव टू पॉजिटिव यानी माइनस से प्लस की ओर होता है। अगला प्रश्न है एक अल्फा कण पर कितना आवेश होता है? एक अल्फा कण पर होता है कितना कण होता है? तो 2Ne होता है, प्लस 2Ne होता है। अगला प्रश्न एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा हुआ द्विध्रुव पर परिणाम बल यानी नेट फोर्स कितना होगा? नेट फोर्स कितना होगा? तो हो जाएगा हमेशा जीरो होता है। कितना होता है? जीरो होता है। किसी वस्तु पर आवेश की न्यूनतम मात्रा किससे कम होती है? किससे कम होती है? तो इलेक्ट्रॉन से कम होती है। इलेक्ट्रॉन से कितना होती है? कम होती है। अगला प्रश्न एक डिबाई का मात्रक क्या होता है? तो डिबाई का मात्रक होता है विद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण। विद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण को क्या कहते हैं? डिबाई कहते हैं। आगे कह रहा है कि साबुन के एक बुलबुले को आवेशित करने पर उसकी त्रिज्या क्या होगी? साबुन को बुलबुले को आवेशित करने पर क्या हो सकती है? बढ़ती है। क्या होती है? बढ़ती है। अगला प्रश्न है विद्युत द्विध्रुव पर बल आघूर्ण मतलब टाउ का मान कितना होता है? अधिकतम कब होगा? जब उसका मान क्या होगा? 90 डिग्री होगा तब होगा। उसका मान क्या होगा? 90 डिग्री होगा तब। अगला प्रश्न है किसी वस्तु के आवेशित होने के कारण क्या होता है? मुख्य आवेश क्या उसका क्या होता है? तो इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण। इलेक्ट्रॉन क्या होता है? स्थानांतरण। एक वस्तु से दूसरे वस्तु में इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है? ट्रांसफर हो जाता है। इसलिए वस्तु क्या होता है? आवेशित हो जाता है। अगला प्रश्न है कि एक बंद पृष्ठ के अंदर एक विद्युत द्विध्रुव को पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स क्या होगा? तो हो जाएगा शून्य होगा। क्या होगा? शून्य होगा। अगला प्रश्न है कि आवेश का विनिमय सूत्र क्या होता है? तो एटी या तो एम क्या होगा? एटी होगा या तो फिर आईटी होगा। चलिए अगला प्रश्न है 69 नंबर प्रश्न क्या कहता है कि एप्सिलॉन नोट का मान कूलम मीटर स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर में क्या है? क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा 8.854 गुने 10 की पावर -19 कूलम। कितना हो जाएगा? -19 कूलम हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एक अन्य व्यवहारिक मात्रा क्या होता है? तो वोल्ट मीटर होता है। क्या होता है? वोल्ट प्रति मीटर होता है। वोल्ट क्या होता है? वोल्ट प्रति मीटर होता है। हमारा प्रश्न समाप्त होता है। क्या होता है? हमारा क्वेश्चन समाप्त होता है। 70 क्वेश्चन था। हम लोगों ने 70 क्वेश्चन को बहुत ही आसान तरीका से देखा। आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में आप लोगों को इस क्लास में कैसा लगा? यह क्लास आप लोगों को कैसा लगा? जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में। और ये भी बताइएगा कि आप लोगों को 70 में कितना सही आंसर हुआ है। इसी प्रकार के इसी तरह के क्लास को देखने के लिए, रिवीजन करने के लिए जुड़े रहे विद्या दिशा 2.0 के साथ। मिलेंगे अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।